यहाँ पे साझेदारी का पुनर्गठन नहीं होगा। समस्त लेखा पुस्तकें यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। तो हम दर्शाएंगे इसमें हानि। जो भी पैसा आएगा वसूली खाता से आएगा, जो भी पैसा जाएगा वसूली खाता में। जय हिंद स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी के विघटन के बारे में। साझेदारी फर्म का विघटन होता क्या चीज है? अगर इसको एक वाक्य में अगर बोला जाए तो साझेदारी फर्म का विघटन होता है कि व्यवसाय का पूरी तरह खत्म हो जाना, मतलब कुछ नहीं बचा। साझेदारी भी खत्म हो जाएगा, आपका व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इससे पहले हमने पहले चैप्टर में देख चुके हैं कि साझेदारी का समापन भी पढ़ चुके हैं हम, जिसमें साझेदारी का पुनर्गठन भी होता था। बट यहाँ पे साझेदारी का पुनर्गठन नहीं होगा। साझेदारी खत्म होगा, व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा, ना ही पुनर्गठन होगा। तो साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समागठन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? साझेदारी का समापन और साझेदारी का विघटन, इन दोनों में स्पेसिफिक डिफरेंस क्या क्या है इसमें देखते हैं। देखिए, साझेदारी के समापन में हम देखते थे सिर्फ व्यवसाय में साझेदारों के मध्य साझेदारी ही खत्म होता था, वहां पे संबंध खत्म नहीं होता था उनके बीच। बट यहाँ पे साझेदारी फर्म के विघटन में हम देखेंगे कि साझेदारों के मध्य साझेदारी तो खत्म होगा ही, उनका संबंध भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। ना तेरा ना मेरा, मैं एक दूसरे को कुछ नहीं लगता, ऐसा वाला बात हो जाएगा, समझ गए। और दूसरा पॉइंट देखा जाए तो वहां पे व्यवसाय वहां पे बंद करना अनिवार्य नहीं होता। बट यहाँ पे देखा जाए तो व्यवसाय को बंद करना बंद होता ही है, फर्म का विघटन पूरी तरह हो जाता है। वहां पे साझेदारी समापन में विघटन का कारण क्या हो सकता है? विघटन का कारण वहां पे हो सकता है साझेदारी की मृत्यु या अवकाश ग्रहण या किसी नए साझेदार का प्रवेश। बट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आपका फर्म का अगर विघटन करना है तो इसका कारण क्या हो सकता है? व्यवसाय में हानि होना या कोई आकस्मिक कारण आ जाए या न्यायालय का आदेश आ जाए, तो इन सभी कारणों से फर्म का विघटन हो सकता है। अब न्यायालय का हस्तक्षेप देखते हैं। न्यायालय का हस्तक्षेप, आपके साझेदारी को समापन करने में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करता, बट फर्म के विघटन में न्यायालय का आदेश से आपका फर्म का विघटन हो सकता है। लेखांकन प्रक्रिया अगर देखा जाए तो लेखांकन प्रक्रिया में इसमें साझेदारी के समापन में हम पुनर्मूल्यांकन खाता है, देखिए हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं और उसी से लाभ हानि ज्ञात करते हैं। यहाँ पे फर्म के विघटन में हम बनाएंगे यहाँ वसूली खाता, और वसूली खाता से हम लाभ हानि ज्ञात करेंगे। वहां पे देखा जाए तो समस्त लेखा पुस्तकें साझेदारी फर्म के समापन में समस्त लेखा पुस्तकें क्या करते थे? बंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि व्यवसाय जारी रहता था, आगे के लिए जारी रहता था, कोई नया आता था, पुनर्गठन होता था, आगे चलता था, ठीक है। बट यहाँ पे फर्म के विघटन में साझेदारी खत्म हो जाता है, संबंध खत्म होता है, इसलिए व्यवसाय खत्म होने के कारण समस्त लेखा पुस्तकें यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, समस्त खाते बंद कर दिया जाता है, कुछ ही खातों को छोड़कर। तो ये सब चीज इसमें स्पेसिफिक डिफरेंस है। आगे देखते हैं कि इसमें साझेदारी फर्म का विघटन होने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो इसमें पहला कारण है आपका, देखिए, यदि समस्त साझेदार फर्म में जितने भी साझेदार हैं वे सहमत हो जाए। किस कारण सहमत होंगे? जाहिर सी बात है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा या कोई अपना दूसरा व्यवसाय करना चाहता होगा, तो इस कारण से अगर समस्त साझेदार तय कर ले कि नहीं, हमें फर्म का समापन नहीं करना है, तो फर्म का विघटन हो सकता है, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है इनका कि फर्म असंवैधानिक घोषित हो जाए। असंवैधानिक घोषित मतलब कानून के नियम अनुसार ना हो। जैसे देखते हैं ड्रग्स सप्लाई, हीरोइन, कोकीन, अफीम, ऐसा जो है क्या है, कानून में हमारे अपराध माना जाता है इसको, है ना। और जैसे दूसरा है हथियार तस्करी, ये सब चीज बहुत सारा व्यवसाय है। अभी देखा है हमने कि सिंगल यूज प्लास्टिक उसमें बैन कर दिया, तो वो कानून बन गया, तो उसको हम उसका व्यवसाय नहीं कर सकते। मांस तस्करी, पशु तस्करी, ये सब चीज बहुत सारा व्यापार है जो कानून के नियम से सही है, तो ये सब चीज है। न्यायालय के आदेश आ जाने पर भी हम किसी फर्म का विघटन कर सकते हैं, वो भी फर्म का विघटन का एक कारण हो सकता है। किसी साझेदार की मृत्यु भी किस फर्म के विघटन का कारण होता है, या कोई साझेदार पागल हो जाए, ठीक है, पागल हो जाए तो फर्म का विघटन करना पड़ता है। नेक्स्ट कारण हो सकता है इसका कि एक साझेदार को छोड़कर बाकी सभी साझेदार क्या हो जाए? दिवालिया घोषित हो जाए। दिवालिया घोषित होना मतलब, देखिए, यदि किसी साझेदार के संपत्ति और पूंजी का मूल्य उनके दायित्व के मूल्य से अधिक हो, यदि किसी साझेदार का संपत्ति और पूंजी का मूल्य साझेदार के दायित्व से कम हो, अर्थात यदि उसके दायित्व ज्यादा हो और पूंजी संपत्ति कम हो,
और वह अपने दायित्व को चुकाने में असमर्थ हो तो वो साझेदार क्या होता है, दिवालिया घोषित हो जाता है। तो साझेदारों के दिवालिया घोषित होने पर भी फर्म का विघटन कर दिया जाता है। एक कारण हो सकता है कि जिस लिए फर्म को बनाया गया था वो उद्देश्य आपका अगर पूरा हो चुका है और तो उस समाप्ति फर्म उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद भी आप फर्म का विघटन कर सकते हैं। ये सभी कारण हो सकते हैं। अब देखते हैं कि फर्म के विघटन पर कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो फर्म के विघटन होने पर सिर्फ 5 खाते खोले जाते हैं। कौन कौन से देखते हैं। एक है, पहला है आपका वसूली खाता, ठीक है, बाकी सभी खाते बंद कर देंगे सिर्फ इन 5 खातों को छोड़कर। ध्यान दीजिए, पहला है वसूली खाता। वसूली खाता ये क्या है आगे बताएंगे। सेकंड है आपका साझेदारों का पूंजी खाता, ठीक। तीसरा है आपका साझेदारों का चालू खाता और नेक्स्ट है आपका साझेदारों का ऋण खाता और आखिरी आपका रोकड़ या बैंक खाता। रोकड़ या बैंक खाता दोनों में से एक खाता रहेगा, दोनों खाता नहीं होगा, बैंक या रोकड़ दोनों में से एक ही खाता रहेगा, ठीक है। तो देखिए कि अब देखते हैं कि वसूली खाता है क्या चीज। वसूली खाता देखिए, तो देखिए जाहिर सी बात है हम समस्त फर्म का विघटन कर रहा है तो मतलब फर्म के विघटन पर हम समस्त संपत्तियों के जितने भी खाते होते हैं, भवन हो चाहे मशीनरी खाते हो चाहे देनदार लेनदार, समस्त खाते समझ, जितने भी संपत्ति है और जितने भी दायित्व के खाते ये सभी खाते बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो यदि इन सभी खातों को बंद कर देते हैं संपत्ति और दायित्व को तो इनका जो शेष रहता है उनको कहा करेंगे। तो इन सभी खातों के शेष को हम किस पे ट्रांसफर कर देते हैं, वसूली खाते में। हाँ, इसीलिए वसूली खाते को बनाया जाता है, समझ गए। तो वसूल इन समस्त दायित्व और संपत्तियों के खाते को बंद करने के लिए हम एक नया खाता खोलते हैं, वसूली खाता, समझ गए, और इसी में उन सभी का लेखा करते हैं, समझ गए। और इसको हम रोकड़ीकरण या नगदीकरण खाता भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक प्रकार का अवास्तविक खाता है, ये एक प्रकार का अवास्तविक खाता है। इसका डेबिट या क्रेडिट शेष क्या है, हानि या लाभ को दर्शाता है। यदि 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 डेबिट शेष हो तो हम दर्शाएंगे इसमें हानि। यदि डेबिट शेष हो वसूली खाता का तो यहाँ पे हानि को दर्शाता है, और अगर क्रेडिट शेष हो तो ये दर्शाए कि लाभ को दर्शाता है। देखिए देखते हैं कि वसूली खाता में किन किन संपत्तियों या दायित्वों का हस्तांतरण किया जाता है और किन किन संपत्तियों या दायित्वों का हस्तांतरण नहीं किया जाता। यानी साझेदारी का फर्म का फॉर्मेट वसूली खाता का फॉर्मेट होता कैसे है, ठीक है। पहले देख लेते हैं इसका थ्योरिकल पार्ट, उसके बाद हम उसका आपको फॉर्मेट भी दिखलाएंगे। अब हम देखते हैं कि वसूली खाता में कौन कौन सी संपत्ति और कौन कौन से दायित्वों को हस्तांतरण किया जाता है और कौन कौन से संपत्ति और दायित्वों का हस्तांतरण नहीं किया जाता है। तो देखिए, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में ध्यान दीजिए, वसूली खाता के डेबिट पक्ष में रोकड़ और बैंक खाता के शेष को छोड़कर बाकी सभी संपत्तियों के खाते को दर्शाया जाता है। रोकड़ बैंक से क्यों नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम उन्हीं चीजों का एंट्री करेंगे जिसको हम रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रोकड़ पहले से रोकड़ में है, रोकड़ या बैंक में जितने पैसा है वो पहले से है रोकड़ में कन्वर्ट, तो उसको हम डेबिट साइड में एंट्री नहीं करेंगे, संपत्ति में एंट्री नहीं करेंगे। और उसी में अगर देखा जाए क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में साझेदारों के पूंजी खाते के शेष और साझेदारों के ऋण खाते के शेष, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी दायित्व है उनको दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये डेबिट साइड हम जितने भी संपत्ति है उनको लिखेंगे, ठीक है, रोकड़ खाता और बैंक खाता के शेष को छोड़कर, और दायित्व साइड हम जितने भी दायित्व के खाते हैं उनको लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाते और ऋण खाते को छोड़कर। इसके पश्चात आपको क्या करना है, जितने भी आपको दायित्व का भुगतान है उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड, दायित्व का भुगतान लिखेंगे डेबिट साइड, और जितने भी संपत्ति के विक्रय समय प्राप्त राशि है उसको लिखना है हमें क्रेडिट साइड। और इन सभी लेखा हो जाने के बाद, फर्म के विघटन पूर्ण हो जाने के बाद जितना भी शेष है वो फर्म की लाभ हानि को दर्शाएगा, और उस फर्म के लाभ हानि की राशि है हम लास्ट में हम साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो एक तरह से देखते हैं कि वसूली खाता का फॉर्मेट कैसा रहता है। देखिए, वसूली खाते में 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, ठीक है। तो इसके डेबिट पक्ष में क्या क्या राशि आता है, देखिए डेबिट पक्ष का पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्रेडिट पक्ष का देखेंगे। तो डेबिट पक्ष में सबसे पहले लिखेंगे हम जितने भी संपत्ति है, रोकड़ खाते और बैंक खाते का छोड़कर ना, है ना। तो जितने भी संपत्ति है उसको हम डेबिट साइड डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद जितने जैसे भवन है आपका, देनदार है, स्टॉक है, ये सब चीज आपका किस साइड आएगा, डेबिट साइड। उसके बाद आप लिखेंगे यदि किसी साझेदार ने कोई दायित्व लिया है तो दायित्व लिया है तो
कितनी राशि मिले उसको लिखेंगे, ठीक है, डेबिट साइड। इसके बाद आपको लिखना है जितने भी दायित्व का भुगतान आपने किया है लेनदारों को या किसी को भी, जितने भी दायित्व का आपने भुगतान किया है तो उसको लिखेंगे। जैसे लेनदार को किया है तो लेनदार को लिखना, ठीक है। और अगर आपने वसूली है, ये भी खर्च है, तो वो सब चीज आपको डेबिट साइड में लिखना है। तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड में आपको लिखना है जितने भी दायित्व है सिर्फ साझेदार के पूंजी खाते और ऋण खाते को छोड़कर, ठीक है। दायित्व खाते के लिखने के बाद आपको लिखना है उस साइड, अगर कोई साझेदार संपत्ति कोई खरीदता है, ध्यान दीजिए, यदि कोई साझेदार संपत्ति खरीदता है तो उससे जो प्राप्त राशि उसको लिखिएगा आप, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है जितने भी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि है वो सब चीज लिखना है, रोकड़ खाते को करके या बैंक खाते को ऐसे करके आपको लिखना है, समझ गए। उसके बाद आपको देखना है यदि संदिग्ध ऋण संचय है तो संदिग्ध ऋण संचय को भी आप क्रेडिट साइड ही डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे अगर डेबिट शेष है, वसूली खाते का अगर डेबिट शेष है तो क्या है आपके लिए हानि, और अगर क्रेडिट शेष है तो उसको वह है आपके व्यवसाय के लिए लाभ। तो इस सभी को आपको साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देना है। अब देखते हैं इन सभी का जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपको कैसे करना है, वसूली खाता को आप हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे रेडी करते हैं। जर्नल एंट्री का देख लेते हैं। अभी हम सिर्फ इसका थ्योरिकल पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें वो आपको पता चल जाए। तो देखिए इसमें जर्नल एंट्री कहाँ कहाँ कैसा कैसा होता है। उसको जर्नल एंट्री को जानने से पहले आपको एक चीज जान लेना है कि क्या क्या एंट्री नहीं होगा। देखिए किन किन चीजों का हम जर्नल में प्रविष्टि नहीं करेंगे। यदि कोई साझेदार अपने दायित्व के बदले कोई संपत्ति लेता है फर्म से तो उस चीज का हमें एंट्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जितना वो दायित्व है उसका दायित्व और उसके बदले वो कोई संपत्ति लेता है भवन या मशीनरी, तो वो दोनों की राशि अगर बराबर हो जाती है या वो अपना पूर्ण भुगतान मानता है उसको, तो हम उसका एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि दोनों राशि बराबर है, अदला बदली कर रहे हैं, इसलिए उसका एंट्री नहीं करें। इसको ध्यान रखिए। देखते हैं अब इसका जनरल एंट्री बाकी। इसका जनरल प्रविष्टि सेम आपका पुराने जैसे हमने आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता और नाम मात्र का। इन खाता में आपने जैसा जनरल प्रविष्टि किया है सेम टू सेम वही होगा। आपको नया चीज यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो इसको आप ज्यादा सोचिएगा मत, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, उसी तरीका से आपको जनरल एंट्री करना है। जैसे हमने क्या देखते हैं, अभी तक हम क्या करते हैं जनरल एंट्री, पाने वाले को, ठीक है ना, व्यक्तिगत खाता में पाने वालों को विकलन करते हैं और देने वालों को समाकलन। वैसे देखा जाए तो आपका वास्तविक खाते में क्या करते हैं, जो वस्तुएं आ रही है, जो संपत्ति आ रही है उसको विकलन, जो संपत्ति जा रहा है उसको समाकलन। नाम मात्र खाता में देखा जाए जितने भी हानि है, हमारे खर्च है, जावक है, उसको हम क्या करते हैं विकलन। जितने भी हमारे लाभ है, आवक है ना, उसको हम क्या करते हैं लाभ को क्रेडिट साइड करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है और उसी तरीके से आपको इसका एंट्री जनरल प्रविष्टि करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम व्यवसाय को बंद करेंगे तो जितने भी संपत्ति है उसको हम किस में करेंगे, वसूली खाता में हस्तांतरण करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्राप्त करने वाला कौन सा खाता है, वसूली खाता। जाहिर सी बात है, प्राप्त करने वाला कौन सा है, वसूली खाता, ठीक है। किस खाते से आ रहा है, संपत्तियों के खाते से। देने वाला कौन, संपत्तियों का खाता। तो आपका वसूली खाता प्राप्त करने वाला किस खाते से आ रहा है, संपत्तियों के खाते से। तो आपका जनरल एंट्री हो वसूली खाता विकलन संपत्तियों के खाते से, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब अगले देखिए दायित्व। दायित्व क्या होता है, हमारा एक खर्च होता है, ठीक है ना, और खर्च को हम क्या कहते हैं, डेबिट। तो खर्च होगा डेबिट। तो यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगा कि दायित्व का खाता विकलन से वसूली खाता से। नेक्स्ट टाइम आप किसी संपत्तियों को बेचने से, किसी संपत्ति को बेचने से आपके पास रोकड़ आता है फर्म में, ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे, तो रोकड़ आ रहा है तो इसको हम करेंगे विकलन, जो आता है उसको विकलन करते। तो रोकड़ खाता विकलन किस खाते से, संपत्ति। संपत्ति तो वसूली खाता में हस्तांतरण हो गया ना, तो अब लिखेंगे हम संपत्ति के खाते से नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वसूली खाता से। रोकड़ खाता विकलन वसूली खाता से, क्योंकि समस्त संपत्ति वसूली खाते में ट्रांसफर हो चुका है। तो जो भी पैसा आएगा वसूली खाता से आएगा, जो भी पैसा जाएगा वसूली खाता में ही जाएगा। समझ गए। अब देख लीजिए यदि कोई साझेदार कोई संपत्ति लेता है तब क्या लेंगे, तो साझेदार प्राप्त करने वाला है, ठीक है, साझेदार प्राप्त करने वाला है। कहां से प्राप्त करेगा, वसूली खाता से। तो साझेदार का खाता विकलन वसूली खाता से। अगर कोई साझेदार दायित्व लेता है
वो अपना जिम्मेदारी लेता है कि मैं दायित्व को चुकाऊंगा, तब उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या चीज है, दायित्व कितने किसमें ट्रांसफर हो चुका है आपका वसूली खाता में। तो अब आप जो भी एंट्री करेंगे दायित्व खाता नहीं करना है आपको, वसूली खाता लिखना है। तो वसूली खाता विकलन साझेदारों के पूंजी खाते से, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। बाकी सब एंट्री आप देख लीजिएगा, हर एक को मैं नहीं बता सकता। बाकी उसके बाद हम देखते हैं इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जनरल प्रविष्टि का, ठीक है। जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो इसमें जो भी चीज है आपका चिट्ठा दिया रहता है, जो भी शेष है उनका हम किस प्रकार से जनरल एंट्री करेंगे, जितना भी लिखा है देखते हैं।